हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसको शॉर्ट फॉर्म में IMF भी लिखा जाता है। आपके सिलेबस में है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फंक्शन का वर्णन करें। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फंक्शन को जानने से पहले हमको यह जानना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई कब। तो सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब हुई, तो जब देश में स्वर्ण मान के कारण पहले जब मुद्रा का प्रचलन था तो वह स्वर्ण का प्रचलन था। उस समय अंतर्राष्ट्रीय भुगतान में कठिनाइयां आने लगीं, जिसका अनुभव किया जाने लगा। तो इस स्तर पर यह सहयोग किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 1944 में अमेरिका के वुट्सबर्ग नामक स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 44 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और पर्याप्त विचार विमर्श के बाद एक ऐसे माध्यम का खोज किया गया जिसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और भुगतान में सरलता हो सके। इसको ध्यान में रखते हुए 1945 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF का स्थापना किया गया। तो यह आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF की स्थापना कब हुई। तो आंसर है 1945 में। इसके बाद आता है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्य क्या थे, तो सबसे पहला उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सुझाव देता है। इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना इसका दूसरा मुख्य उद्देश्य था, जिसके अंतर्गत मुद्रा कोष उत्पादन में वृद्धि करने, रोजगार के साधनों का विस्तार करने तथा राष्ट्रीय आय बढ़ाने में सहायता करता है और कुछ समय के लिए व्यापारिक प्रतिबंध लगाने की भी अनुमति देता है। उसके बाद आता है विनिमय स्थायित्व एक्सचेंज स्टेबिलिटी स्थापित करना। मुद्रा कोष का तीसरा मुख्य उद्देश्य था विनिमय दरों में स्थायित्व एक्सचेंज फ्लेक्सिबिलिटी स्थापित करना। सदस्य बनाने के समय ही प्रत्येक देश की विनिमय दर SDR में निर्धारित की जाती है। 15 अगस्त 1917 से पूर्व प्रत्येक देश की मुद्रा की विनिमय दर स्वर्ण मान या डॉलर में निर्धारित की जाती थी और प्रत्येक सदस्य उस दर को बनाए रखने की चेष्टा करता था। किसी देश की विनिमय दर गिरने की आशंका उत्पन्न हो जाती थी तो मुद्रा कोष न केवल उसे उचित सलाह देता था, वरन उसकी स्थिति को संभालने के लिए उचित मुद्रा उधार भी देता था। इसके बाद आता है कि इसका एक और उद्देश्य था बहुमुखी भुगतान। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का एक चौथा जो उद्देश्य है वह है मल्टीपल पेमेंट्स। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा लेन देन में सबसे बड़ी बाधा यह है कि विभिन्न देशों की मुद्राएं आपस में परिवर्तनशील नहीं होती हैं। मुद्रा कोष की स्थापना करने से यह समस्या का समाधान हो गया और अच्छी तरह से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने लगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो था उसका मुख्य उद्देश्य में विनिमय नियंत्रणों को धीरे धीरे हटाकर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया गया जिसमें प्रत्येक देश अल्पकाल में एक दूसरे की मुद्रा में भुगतान स्वीकार करने को तैयार हो जाए। उसके बाद इसका पांचवा उद्देश्य था आर्थिक सहायता, फाइनेंशियल हेल्प। इसके अंतर्गत किसी देश की यदि आर्थिक स्थिति सुधरती नहीं है, बिगड़ रही है और भुगतान संतुलन में असंतुलन की स्थिति जो विद्यमान है वह दूर नहीं हो रही है, तो उसके विकास के लिए आर्थिक सहायता अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से दिया जाता है। इसका छठवां उद्देश्य था असंतुलन की अवधि तथा मात्रा। कुछ देशों के आधारभूत अर्थव्यवस्था तो दृढ़ होती है, परंतु उसका भुगतान संतुलन बिगड़ जाता है। यह संतुलन न तो केवल तत्काल ठीक करना उचित है, न ही संभव है। अतः मुद्रा कोष समुचित सहायता द्वारा इसे शीघ्र ठीक करने का प्रयास करती है। उसके प्रयत्नों से संतुलन की अवधि और मात्रा में कमी हो जाती है और जिससे उस देश की आर्थिक स्थिति पर बहुत भार नहीं पड़ता है। तो इसका 6 उद्देश्य हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की स्थापना, संतुलित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार
को बढ़ावा, विनिमय स्थायित्व, बहुमुखी भुगतान, आर्थिक सहायता और असंतुलन की अवधि तथा मात्रा शामिल है। अब इसके बाद हम लोग इसके फंक्शन पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य क्या क्या हैं, इसके फंक्शन क्या क्या हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो उद्देश्य है उसका एक यह भी उद्देश्य था कि इसकी स्थिति को सुधारना, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार करना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के उद्देश्यों में शामिल है। इसके फंक्शन में जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो कार्य है उसका सबसे पहला कार्य है आर्थिक सहायता प्रदान करना। आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो इस संदर्भ में मुद्रा कोष का मुख्य उद्देश्य समस्त देशों के भुगतान असंतुलन को संतुलित करने में सहायता करना है। जब किसी देश का व्यापार अथवा भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है, जब किसी भी देश का व्यापार अथवा भुगतान संतुलन विपक्ष में होता है तो मुद्रा कोष द्वारा कुछ समय के लिए आवश्यक मुद्रा की व्यवस्था करा दी जाती है ताकि वह अपनी स्थिति को सुधार सके। ऐसे ऋण 3 तरह की होती हैं, जिसमें मांगी गई मुद्रा का प्रयोग चालू भुगतान के लिए हो। पहला तो मांगी गई मुद्रा का प्रयोग चालू भुगतान के लिए हो। दूसरा होता है कि मुद्रा कोष ने मांगी गई मुद्रा को दुर्लभ घोषित न किया हो। और तीसरा होता है कि जो सदस्य अपनी मुद्रा देकर अन्य देश की मुद्रा खरीद रहा है उससे सदस्य देश के कोटा में 1 वर्ष की अवधि तक 25% से अधिक की वृद्धि नहीं की जाए। इस तरह से मुद्रा आर्थिक सहायता देने का काम करती है। उसके बाद आता है कि मुद्रा कोष की तुलना दमकल से की जाती है। मुद्रा कोष की तुलना दमकल से की जाती है इसलिए क्योंकि ये फायर ब्रिगेड का काम करती है। मुद्रा कोष का आग बुझाने वाले इंजन की तरह प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग केवल संकट काल में ही किया जाता है। यदि किसी देश में संकट की स्थिति है, आर्थिक विपदा उत्पन्न हो गई है, तो उस समय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष फायर ब्रिगेड की तरह काम करता है। यह वह इंजन है जो देश की आर्थिक संकट को तुरंत से सुधार कर उसको ठीक कर सकता है। मुद्रा कोष निम्नलिखित रूप से सहायता करती है। एक तो संकटकालीन सहायता, दूसरा आता है सामयिक विनिमय कठिनाइयाँ, तीसरा आता है चालू भुगतान का संतुलन और चौथा आता है स्थायित्व ऋण। सहायता शुल्क भी देती है। जिस देश की मुद्रा उसके कोटा से अधिक हो जाती है वह देश मुद्रा कोष का ऋणी हो जाता है। इस तरह से सहायता शुल्क भी दी जाती है। उसके बाद इसका दूसरा कार्य आता है कार्यात्मक बजट। कार्यात्मक बजट इसका दूसरा कार्य होता है, जिसमें कोष के साधन गतिशील होते हैं तथा कोष एसडीआर एवं अन्य देशों की मुद्राओं में ऋण देता है। कोष की दृष्टि से जिन देशों के भुगतान संतुलन एवं रिजर्व की स्थिति मजबूत होती है उन देशों को कार्यात्मक बजट में शामिल किया जाता है। अर्थात ऐसे देशों की मुद्रा को उन देशों के ऋण के रूप में दिया जाता है जिनका भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है एवं जिन्हें वित्तीय सहायता आवश्यक होती है। एसडीआर एवं मुद्राओं के प्रयोग के संबंध में निम्नलिखित मंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं। नीतियां जो है वो मंडल द्वारा निर्धारित की जाती हैं, जो त्रैमासिक कार्यात्मक बजट द्वारा क्रियान्वित होती हैं और समय समय पर इन नीतियों का समीक्षा भी किया जाता है। मुद्रा कोष का दूसरा महत्वपूर्ण फंक्शन होता है कार्यात्मक बजट, जिसको विभिन्न देशों की मुद्राओं में ऋण देता है। साधन को गतिशील बनाने के लिए, अपने भुगतान संतुलन एवं रिजर्व स्थिति को मजबूत करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष कार्यात्मक बजट के अंतर्गत लोन प्रोवाइड करता है। उसके बाद तीसरा आता है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा वह होती है कि किसी देश का भुगतान संतुलन, किसी देश का बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि निरंतर उसके पक्ष में है रहने के कारण उसकी मुद्रा की मांग बहुत देशों द्वारा होती है। जैसे कि किसी कंट्री का बैलेंस ऑफ पेमेंट हमेशा उसके फेवर में है तो उस कंट्री की मुद्रा की मांग विभिन्न देशों द्वारा की जाती है। यदि किसी देश की मुद्रा की मांग उसकी पूर्ति की अपेक्षा इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कोष अपने साधनों से उसकी पूर्ति नहीं कर पाता है तो ऐसे स्थिति में कोष संबंधित देश से या तो मुद्रा उधार ले सकता है अथवा स्वर्ण के बदले उसे खरीद सकता है। इतने पर भी यदि मुद्रा की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता है तो कोष इस मुद्रा को दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देती है, जिसके फलस्वरूप ऐसी स्थिति में कोष को दुर्लभ मुद्रा की राशनिंग का अधिकार मिल जाता है। तो ये होता है दुर्लभ मुद्रा। दुर्लभ मुद्रा मतलब हार्ड करेंसी। हार्ड करेंसी वो होती है जब
किसी देश की भुगतान संतुलन हमेशा उसके पक्ष में हो, उसके फेवर में हो, फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो, तो उस कंडीशन में उस देश की मनी की डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है और उसको पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या तो स्वर्ण देके उसको खरीद लेता है या उसको दुर्लभ मुद्रा घोषित कर देता है और उसका अधिकार उसके अंतर्गत आ जाता है। उसके बाद इसका चौथा जो फंक्शन होता है वह होता है पुनर्क्रय, मतलब रीपरचेजिंग। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है वह देश के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेता है। जब कोई देश अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उधार लेता है तो वह अपनी मुद्रा बेचता है, ठीक, वह अपनी मुद्रा बेचता है और किसी देश की मुद्रा खरीदता है। इसी प्रकार ऋणी देश की मुद्रा के भंडारण मुद्रा कोष के पास उस देश के अभ्यास की तुलना में बढ़ जाते हैं। इन ऋणों को चुकाना पुनर्क्रय या रीपरचेजिंग कहलाता है, क्योंकि ऋणी देश जो ऋण लिया है वह देश के लिए आवश्यक है कि वह अपनी बेची हुई मुद्रा को 5 वर्ष के भीतर पुनः खरीद ले। यदि 5 वर्ष के भीतर वह पुनः नहीं खरीदता है तो वह देश यदि वो पुनः उसको नहीं खरीद सकता है तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों की मुद्राओं का भुगतान स्वीकार कर देता है। इस प्रकार अपनी मुद्रा वापस खरीदने के लिए ऋणी देश को मुद्रा कोष की किसी अन्य सदस्य देश की भी मुद्रा दे सकता है। यदि ऐसा संभव न हो तो स्वर्ण के बदले वह अपनी मुद्रा खरीद सकता है। यदि उसके बदले में वो किसी अन्य देश की भी मुद्रा दे सकता है। यदि वो अन्य देश की मुद्रा नहीं दे रहा है तो स्वर्ण देके, सोना देके भी अपनी देश की मुद्रा खरीद सकता है, लेकिन 5 वर्ष के अंतर ही उसको उस मुद्रा को पुनः वापस लेना पड़ता है। ये होता है रीपरचेजिंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का चौथा फंक्शन है रीपरचेजिंग। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 5वां फंक्शन है ऋण तथा ऋण वचन, लोन एंड एक्सचेंज ऑफ एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष सदस्य देशों के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को ठीक करने के लिए मुद्रा कोष 2 प्रकार से अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय शाख की व्यवस्था करती है। मुद्रा कोष एक तो अपने सदस्यों को प्रत्यक्ष रूप से विदेशी मुद्रा बेचती है, दूसरा उनको आवश्यकता पड़ने पर विदेशी मुद्रा बेचने का वचन देती है। तो मुद्रा बेचने के वचन मतलब एग्रीमेंट करती है। मुद्रा बेचने के वचन की अवधि प्रायः 1 वर्ष की होती है, परंतु उसमें व्यापारिक समझौते द्वारा वृद्धि की जा सकती है। इसलिए इसको लोन या स्टैंड बाय एग्रीमेंट कहा जाता है, क्योंकि या तो वो डायरेक्ट मुद्रा अल्पकालीन अंतर्राष्ट्रीय शाख की व्यवस्था करती है या फिर उसको एग्रीमेंट देती है कि हम आपकी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए एक एग्रीमेंट बनाते हैं और उसके अंतर्गत काम करेंगे। उसके बाद इसका 6वां फंक्शन जो है वो है टेक्निकल असेसमेंट, यानी प्रौद्योगिकी सहायता। कोष द्वारा जो वाशिंगटन में स्थित इसका जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित जो इसका प्रधान कार्यालय है तथा अन्य देशों में अपने प्रतिनिधि भेजकर आर्थिक नीतियों के संबंध में सहायता देने की भी व्यवस्था करता है। यह सहायता सामान्यतः बैलेंस ऑफ पेमेंट की समस्या से लेकर उसके इकोनॉमिकल एवं वित्तीय क्षेत्र की किसी भी विशेष समस्याओं के बारे में हो सकती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेषज्ञों द्वारा कई देशों की मुद्रा जो टैक्स या एक्सचेंज तथा उसकी डेवलपमेंट पॉलिसीज की सहायता दी जाती है। कुछ देशों के केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा उसके विभिन्न विभागों की व्यवस्था मुद्रा कोष के सहयोग से की जाती है। इन कार्यों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विशेषज्ञों को 1 सप्ताह से लेकर 1 वर्ष तक संबंधित देशों में रहना पड़ता है। अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्य नहीं हैं, लेकिन केंद्रीय बैंक के निर्माण के लिए, केंद्रीय सेंट्रल बैंक की स्थापना करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपनी नीतियों का सहयोग वहां भी दिया है। उसके बाद इसका 7वां फंक्शन आता है टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रशिक्षण कार्यक्रम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आर्थिक विकास और वित्तीय व्यवस्था तथा अंक संकलन और विश्लेषण के लिए ट्रेनिंग भी देती है, जिसकी अवधि 6 से 12 मास तक होती है। प्रशिक्षण कार्य के लिए केंद्रीय बैंक तथा सरकार के वित्त विभाग के उच्च पदाधिकारियों को दिया जाता है और उनमें मौखिक भाषण तथा वाद विवाद के अतिरिक्त उन्हें व्यवहारिक रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है। उसके बाद इसका 8वां फंक्शन होता है पर्यावरण के प्रति जागरूकता, द फंड एंड द इन्वायरमेंट। यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नवीनतम कार्य है।
उनके आर्थिक कार्य की नीतियों के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर ध्यान देना प्रारंभ किया। इस दृष्टि में रखकर कोष ने 1991 में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए एवं इसे कार्य के लिए ऋण देने से इनकार किए जाने लगा जिनका पर्यावरण पर दुष्प्रभाव पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का यह नया कार्य है और इसके लिए 1991 में उन्होंने एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है कि जिस कार्य से पर्यावरण प्रदूषित होता है, इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होता है, उस कार्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से किसी भी तरह का लोन नहीं दिया जाएगा। उसके बाद इसका 9 नंबर कार्य आता है विश्व बैंक से सहयोग की स्थापना। फंड बैंक कोलैबोरेशन। मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक दोनों ही आर्थिक विकास एवं स्थिरता को बढ़ाने हेतु प्रयास करते हैं। यद्यपि कि दोनों का कार्य अलग अलग है, लेकिन दोनों एक दूसरे के सहयोग करने के लिए कार्य करते हैं। जो विश्व बैंक के लिए है, इस संबंध में 1986 में एक सिद्धांत बनाया गया जिसमें समय समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अंतर्गत एक कोष प्रशिक्षणालय IMF इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई है, जिसके अंतर्गत मुद्रा कोष अन्य सभी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से सहयोग रखता है और इनके प्रतिनिधि उनकी वार्षिक सभाओं में भाग लेते हैं, जिससे कोष संसार में होने वाले सब आर्थिक परिवर्तनों के संपर्क में रहते हैं। उसके बाद आता है इसका 10वां नंबर फंक्शन, विदेशी विनिमय नियंत्रण की सलाह, एडवाइस ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल्स। मुद्रा कोष अधिकारियों द्वारा विकासशील देशों को विदेशी विनिमय संबंधी उचित सलाह देने की व्यवस्था है। विदेशी विनिमय संबंधी सलाह देते समय मुद्रा तथा वित्तीय नीतियां संबंधित विचार विमर्श होता है और उनमें कार्य करने का उचित अवसर दिया जाता है। उसके बाद आता है संरचनात्मक समायोजन सुविधा। यह जो है अल्प आय वाले सदस्य देशों की रियायत दर पर अतिरिक्त भुगतान संतुलन सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से मुद्रा कोष ने मार्च 1986 में संरचनात्मक समायोजन सुविधा स्थापित की। सितंबर 1987 में इस सुविधा का विस्तार किया गया और गरीब देशों को 6 बिलियन SDR के तुल्य रियायती सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया। इस सहायता का उद्देश्य इन देशों के भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार कर उनमें विकास की गति को तेज करना है। भारत भी इस संरचनात्मक सहयोग सुविधा को ग्रहण करता है। अभी का जो कंडीशन है उसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने व्यापक रूप से सहयोग या समर्थन किया है। उसके बाद इसका अगला जो 11वां कार्य होता है वह होता है मुद्रा कोष का प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा अपनी वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन समय समय पर किया जाता है, जिसमें विदेशी विनिमय नियंत्रण संबंधी वार्षिक रिपोर्ट, भुगतान संतुलन, अंतर्राष्ट्रीय वित्त समंक, व्यापार की दशा, वित्त एवं दिशा, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय समाचार का सर्वेक्षण आदि समय समय पर प्रकाशित किया जाता है। तो यह रहा सेमेस्टर 3 के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की उद्देश्य, उसका कार्य और उसकी